अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू जेके सिविल सर्विस। माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है यूनियन जुडिशरी और स्टेट जुडिशरी के बारे में। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी यहाँ पे, सर इसके बारे में, इन टॉपिक्स के बारे में हमें कुछ एमसीक्यूज दिखाइए। और आप भी यहाँ पे आज मेरे साथ जुड़े रहे तो मैंने कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से लाए हैं जो अभी तक डिफरेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं इन एमसीक्यूज में से आगे भी एक्सपेक्टेड है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फॉल होने के चांसेस है। तो यहां पे हम एक साथ जुड़े रहेंगे, तो यहां पे हम इन एमसीक्यूज को देख लेंगे। देखोगे आप लोगों ने कितना समझ लिया है अभी तक, और जो हमने पढ़ा है क्या आपने वो सही से समझ लिया या नहीं। तो आइए, तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स जो हम पहला क्वेश्चन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहां पे ये पॉइंट नोट करना पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड, हम किसको कंसिडर करते हैं एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो बहुत बार मैंने पिछले लेक्चर्स में इस क्वेश्चन के बारे में बोला है। आई होप अगर आप लोगों ने अच्छे से वो लेक्चर सुने हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन इजीली आएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे पास दिया है। तब तक आप फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए ऑप्शन रखा है जुडिशरी, बी ऑप्शन रखा मैंने एग्जीक्यूटिव, सी ऑप्शन मैंने रखा है पार्लियामेंट, और डी ऑप्शन रखा है मैंने नन ऑफ द अबव। तो अज्यूम कीजिए फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में आया और आपने कुछ लेक्चर जो पिछले पढ़े, तो इसका आंसर क्या है। तो साइड में एक पेज रखे और एक पेन रखे, तो आप भी ये क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, हमने कितने क्वेश्चन आज किए और कितने क्वेश्चन इसमें से हमें ठीक हो गए और कितने नेगेटिव में चले गए और कितने आपने ऐसे ही छोड़ दिए। तो फिर लास्ट में आप एक एनालिसिस करोगे हमने कितने क्वेश्चन ठीक किए, तो बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। ओके, देखो माय डियर स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है गार्डियन कौन है फंडामेंटल राइट्स का। तो यहाँ पे एक इजी आंसर है इसका, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। बहुत बार मैंने बोला इसका जो गार्डियन है, आपको मालूम है फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेचर जो होती है वो खाली लॉ बनाती है, उसको हम कहते हैं क्या, सिंपली मेकिंग लॉज। लेकिन एग्जीक्यूटिव की क्या काम है, दैट इज इंप्लीमेंटेशन। और अब बचा जुडिशरी, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या है, जुडिशरी। ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप आपने भी यही आंसर को टिक किया होगा। तो याद रखना, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। तो आंसर क्या रहा इसका, जुडिशरी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने पढ़ा भी पिछले लेक्चर्स में और यहां पर भी सही से इसका आंसर दिया है। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी पिछले लेक्चर्स में फॉल हो गया। क्या, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन अपॉइंट करता है, याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट नहीं अपॉइंट। कौन अपॉइंट करता है, जो चीफ जस्ट है और अदर जजेस जो किसके हैं, सुप्रीम कोर्ट के। कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। चार आंसर्स आपके सामने है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको एक सही एक राइट वाला आंसर को टिक करना है, तो जल्दी आप टिक कीजिए। तो यहां पे मैं जवाब बोलने वाला हूं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं बोला और ना ही पढ़ा लेक्चर में। वाइस प्रेसिडेंट इसके ऊपर बात ही नहीं हो गई हमने की इन लेक्चर्स में। होम मिनिस्टर इसके ऊपर भी कोई बात नहीं हो गई। तो अगर बात हो गई तो हमने कहा उस टाइम अपॉइंट भी करता है और रिमूव भी करता है कौन, प्रेसिडेंट। बाकी जो बीच वाली प्रोसेस वो आपको मालूम है। अगर उस कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आए उतना डीप अगर पूछा गया तो वो आंसर भी आपको मालूम है कैसे वो कंसल्टेशन जजेस ये चीफ जस्ट होता है। लेकिन डायरेक्ट में आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया कौन अपॉइंट करता है, तो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आई होप आप लोगों ने भी इसका आंसर यही दिया है। तो दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा आज कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा क्वेश्चन एग्जाम में जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आपने कोई टॉपिक पढ़ा है या आधा ही पढ़ा है, ज्यादा नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया।
तो आप लोगों को सही से आंसर मालूम नहीं है, लेकिन इतना पता है प्राइम मिनिस्टर हमने जुडिशरी में ज्यादा नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा, वाइस प्रेसिडेंट को भी नहीं देखा, होम मिनिस्टर को नहीं देखा। तो अब बचा क्या? अब बचा प्रेसिडेंट। तो इट मींस ये एलिमिनेशन सेक्शन इसको कहते हैं, इसमें हम एलिमिनेट करते हैं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो कौन बचा? वो बच गया प्रेसिडेंट। लेकिन आप लोग को मालूम है इसका आंसर क्या है? वो है प्रेसिडेंट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे से सॉल्व किया, लेकिन जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कितने क्वेश्चंस आपने सही आंसर दिए। नाउ अब हम बात करने वाले हैं और एक क्वेश्चन के बारे में। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है हमारा, द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम। आई थिंक मैंने ये 2 लेक्चर्स में रिपीट किया है ये पॉइंट। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जिसको हम कहते हैं क्या? इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो मैंने बहुत बार बोला है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है, मैंने आपको बोला इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमने कहां से लाई, मैंने आपको बोला जुडिशरी हमने कहां से लाई, मैंने आपको बोला इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहां से लाई, जुडिशियल रिव्यू कहां से लाए, ये चीजें मैंने आपको सब डिस्कस किए हैं। लेकिन यहां पे यही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, क्यों मैंने वही क्वेश्चन को यहां पे टारगेट बनाया जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़े हैं और जो किसी डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं। ये सारे वही क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम, कहां से लाई? मीन्स बारोड फ्रॉम, कहां से लाया? किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया? किस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया? देखो माय डियर स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ब्रिटेन के बारे में हमने बात ही नहीं की, साउथ अफ्रीका के बारे में हमने बात नहीं की, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने बात नहीं की। तो अगर हमने उस टाइम बोला इसका आंसर, उस टाइम इसका आंसर क्या बोला? यूएसए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से याद रखना, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा अभी तक, जिन लोगों ने पढ़ा, आई होप उन लोगों ने अच्छे से आंसर दिया, क्योंकि मैंने इन लेक्चर्स में इन चीजों को काफी ज्यादा नोटिस किया है और डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो मैंने लिखा इस क्वेश्चन में, तो कहां से लाया? ये लाया हमने यूएसए से। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहां से लाई। पॉइंट शुड बी नोटेड, इंटीग्रेटेड जुडिशरी कहां से लाई, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जो 3 क्वेश्चन हमने किए काफी इजी है, नॉर्मल थे, और जो हमने पढ़े हैं तो आपको लगा आज जो हमने पढ़ा है वो एग्जाम में भी आता है और हमने आज इस पे अच्छे से आंसर्स दे दिए। देखो और एक क्वेश्चन है हमारे पास, Which among the following parts of the Indian Constitution deals with the powers and jurisdiction of the Supreme Courts? देखो माय डियर स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जितने पार्ट्स हैं, उस टाइम मैंने बोला अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानना है, ढूंढना है ये किस पार्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं, तो आप लोग, आई होप आप लोग को ये अंडरस्टैंड होगा उस टाइम और मालूम भी है कौन सा पार्ट इसके साथ डील करता है। क्या? हु आर द फॉलोइंग पार्ट्स, कौन सा पार्ट जो नीचे दिया गया है, किसके? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो डील करता है पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट? पावर्स और ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा, उसमें वो किस पार्ट में फॉल हो जाता है? तो अभी तक हमने जुडिशरी के अलावा कुछ पढ़ा नहीं, अभी तक हमने 2 ही पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है, एक तो यूनियन जुडिशरी के लिए और एक तो स्टेट जुडिशरी के लिए। लेकिन माय डियर कंफ्यूज मत होना, वी शुड टॉक अबाउट सुप्रीम कोर्ट। हम किसके बारे में इस टाइम बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो ये इसका मतलब है हम यूनियन जुडिशरी के बारे में बात करना है। याद रखना, स्टेट जुडिशरी का पार्ट यहां पे टिक मत करना, जल्दबाज मत बनना एग्जाम में। और यहां पर भी अज्यूम करना यू आर इन एग्जाम आफ्टर, जब आपने 2-4 लेक्चर जुडिशरी पे सुने तो आज आपको पता चलेगा हाँ लेक्चर्स अगर आपने डिटेल सुने हैं तो उसका कुछ मकसद आया, उसका कुछ फायदा आ गया, तो वो ये एमसीक्यूज आप लोगों को बता देंगे। तो यहां पे याद रखना यूनियन जुडिशरी, मैंने पहले ही बोला ऑब्जेक्टिव हमेशा अच्छे से पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, कभी रैश मत हो जाना, फिर घर पहुंच के बोलते ओ शिट इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, ये उसका था ना। तो इसीलिए यही पे फोकस रहना, दैट इज हम किसकी बात करें? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात नहीं है, स्टेट जुडिशरी की बात नहीं है, हम करते हैं बात यूनियन जुडिशरी के, उसके पावर्स और जुरिसडिक्शन के बारे में। तो आई होप वो आपको मालूम है, पार्ट 5th है उसका आंसर, शाबाश। तो आई होप ये आंसर भी आपने सही से किया है। तो कौन सा पार्ट है? पार्ट 5th, याद रखना। तो आगे जाके जब हम बाकी टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पार्ट 6 किसका है, 7th किसका है और 4th किसका है, ये आपको आगे पता चलेगी। तो फिलहाल एक ही पार्ट है तो उसका आंसर आपको मालूम है ये किसका पार्ट है, तो पार्ट 5 है इसका राइट आंसर।
अब हम और एक क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। आई होप ये सेशन काफी ज्यादा इंटरेक्टिव रहेगा और काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स ने पिछले लेक्चर्स या जुडिशरी के बारे में नॉलेज हासिल की। देखो माइडियर्स, और एक क्वेश्चन क्या हमारे पास, हाई कोर्ट्स इशू रिट्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स। हाई कोर्ट इशू रिट्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स। देखो मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट जो इशू रिट्स करता है किस आर्टिकल के तहत करता है, और हाई कोर्ट जो इशू रिट्स करता है तो किस आर्टिकल के तहत करता है। ये मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है। जब हम सुप्रीम कोर्ट को जाते हैं, कब रिट्स, हम पहले आपको समझना हम रिट्स कब इस्तेमाल करते हैं। हाई कोर्ट इशू रिट्स कब करते हैं, सुप्रीम कोर्ट इशू कब रिट्स करते हैं। ये मैंने आपको बोला है, सुप्रीम कोर्ट माय डियर स्टूडेंट्स तब इशू रिट्स करते हैं फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन ये हमने बोला हाई कोर्ट इशू करते हैं रिट्स नॉट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट फॉर एनी अदर राइट्स। अदर राइट मींस एनी ऑर्डिनरी राइट्स के बारे में भी वो इशू रिट्स कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन साथ साथ मैंने बोला जब किसी पर्सन को कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स किस आर्टिकल के थ्रू, वो हमने लिखा है। और साथ साथ मैंने बोला हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स किस आर्टिकल के तहत, ये आपको याद होगा। और पिछले लेक्चर्स विटनेस है, वहां पे आप जाओ, वहां पर भी इसका आंसर है किस आर्टिकल थ्रू हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और किस आर्टिकल थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हाई कोर्ट हमारा है ये इशू करता है रिट्स, ये हाई कोर्ट जो ये इशू करता है रिट्स किस आर्टिकल से, देखो 220, ये 220, 221, 213, 226 इसका आंसर है 226। तो सुप्रीम कोर्ट याद रखना है जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, 32 इसका क्या है 226, 226, 226 आर्टिकल इशू करता है हाई कोर्ट। इसी आर्टिकल के थ्रू वो इशू करता है रिट्स को। ठीक है, तो यहां पे इसका राइट आंसर क्या है 226। तो हाई सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकेम अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन आया आपको एग्जाम में। सपोज क्या उसकी मिनिमम एज है 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, नॉन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया अज्यूम। तो आई होप जिन बच्चों ने अच्छे से पिछले लेक्चर सुने हैं वो बच्चे अच्छे से इसको आंसर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला है उस टाइम किसके बारे में, जजेस के बारे में। क्यों? जजेस की कोई मिनिमम एज नहीं होती है, ये किसी भी एज में अपॉइंट हो सकती है, इनके लिए कोई मिनिमम एज नहीं है। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं 25 साल की बात करूंगा, 25 साल हम करते हैं लोकसभा मेंबर्स के लिए, स्टेट असेंबली मेंबर्स के लिए हम 25 साल की बात करते हैं, 30 इयर्स राज्यसभा मेंबर्स के लिए, 35 प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। तो ये उनके लिए एज फिक्स है, लेकिन जज के लिए कोई एज फिक्स, लेकिन रिटायरमेंट एज होती है। क्या होती है? रिटायरमेंट एज। तो सुप्रीम कोर्ट जजेस की जो रिटायरमेंट एज होती है माय डियर स्टूडेंट, रिटायरमेंट एज होती है इनकी 65, लेकिन जो मिनिमम एज होती है ये होती है मैक्सिमम 65। क्या बने? मैक्सिमम 65 तक ये रह सकते हैं। तो 65 एज में ये लोग रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जो मिनिमम एज होती है, मिनिमम एज इनके लिए कोई फिक्स नहीं है। ये हमने उस टाइम में डिस्कस किया और इसके बारे में हमने कुछ नहीं बोला मिनिमम एज ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, नहीं। हमने उसके क्राइटेरिया बोली क्या होना चाहिए, जैसे कि जज ऑफ हाई कोर्ट 5 ईयर, एडवोकेट ऑफ 10 इयर्स फॉर हाई कोर्ट, या हमने इसमें ये डिस्कस किया सीनियर जूरिस्ट होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट अगर लग गया किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो वो चीजें हमने उसमें डिस्कस किया, लेकिन एज का हमने उसका डिस्कस नहीं किया। किस एज का? मिनिमम एज का। रिटायरमेंट एज का डिस्कस किया है लेकिन मिनिमम एज का डिस्कस नहीं किया। तो याद रखें 25 भी नहीं, 30 भी नहीं, 35 भी नहीं, तो इसका आंसर क्या है? नॉन ऑफ द अबव। याद रहे नॉन ऑफ द अबव आपको थोड़ा भारी लगता है आंसर देना, मुझे लगता है अक्सर स्टूडेंट्स को, लेकिन जब आपको अच्छी नॉलेज होगी तो आपको पता है, यू आर कॉन्फिडेंट, नहीं इसकी मिनिमम एज है ही नहीं, तो इसका आंसर नॉन ऑफ द अबव है। तब जाके आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। लेकिन जब आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ लिया है किसी टॉपिक को, तो आई होप यहां पर भी ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया और आपने भी राइट आंसर दिया है इस लेक्चर का, इस क्वेश्चन का। Now we will discuss the tenure of a judge of the Supreme Court. Tenure, देखो ऐसा एक रिजम्बल एक क्वेश्चन यहां पर फिर से, कैसे एग्जामिनर्स हमें डाइवर्ट करते हैं। टेन्यूर बताइए। देखो अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं क्या, लेजिस्लेचर, यह इंडिया का पार्लियामेंट, यह है लोकसभा, यह है राज्यसभा, जिसको हम कहते हैं अपर हाउस और इसको हम कहते हैं
लावर हाउस, और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है यहाँ पे। देखो टेन्यूर ऑफ, इसका टेन्यूर होता है 5 साल। परमानेंट हाउस नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नॉर्मल रहा तो 5 साल, बट अदरवाइज परमानेंट भी नहीं है, याद रखना। लेकिन दिस हाउस इज परमानेंट, इसकी क्या होती है 6 साल। लेकिन टेन्यूर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई टेन्यूर नहीं होता है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, कोई टेन्यूर नहीं होता है। तो क्या होता है, तो इसका आंसर सीधा सीधा चला गया, ये भी नन ऑफ द अब, इसका कोई टेन्यूर नहीं होता है। टेन्यूर होता है बाकी जो हाउसेस होते हैं, असेंबली, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनका टेन्यूर होता है, लेकिन जजों का टेन्यूर नहीं होता है। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का इनका टेन्यूर, ये रिटायर हो जाते हैं एट द एज ऑफ 65, तो इनका टेन्यूर खत्म। कोई कब बनेगा तो रिटायर हो जाएगा 65 पे, कोई बनेगा 64 एज में तो 1 साल आएगा, कोई बनेगा 60 में 5 साल आएंगे, कोई बनेगा 50 साल में 8 साल आएगा। तो जो जब बनेगा उसको कितने साल मिलेंगे, तो उसको उतने साल मिलेंगे, कोई फिक्स टेन्यूर नहीं है, याद रखना। जजेस के लिए कोई ना मिनिमम एज और ना टेन्यूर, याद रखना। रिटायरमेंट एज सबसे इंपॉर्टेंट है उनका। तो इसका सही आंसर क्या है, नन ऑफ द अब। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया। ये 5 इयर्स भी नहीं, 6 इयर्स भी नहीं, 7 इयर्स भी नहीं, ये सारा कुछ बकवास है, लेकिन इसका जो आंसर है दैट इज नन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर है वो इसमें नहीं है। नाउ और एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। Who among the following has the right to establish the bench of the Supreme Court elsewhere in the country? ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है एग्जाम में, याद रखना। क्या पढ़ा? Who among the following has the right to establish bench of the Supreme Court? 1 minute. Bench of the Supreme Court has a right. किसको राइट है किस चीज का? एस्टैब्लिश करने का। किसको राइट है वो एस्टैब्लिश कर सकता है बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एल्सवेयर इन द कंट्री, किसी भी जगह कंट्री में। अदरवाइज इसका बेंच कहां पे है? वो है दिल्ली में। लेकिन ये हमने डिस्कस किया, हाँ इसको हम कभी कभार क्या ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी जगह। कब? जब ऐसी हालात होंगे, ऐसे यूजुअली नहीं है, दैट इज ऑप्शनल। फॉर एग्जाम्पल कुछ मसला हुआ दिल्ली में, कुछ ऐसे हालात है, हम वहां मतलब फेवरेबल नहीं है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट हमारा काम करेगा, तो उस टाइम हम सुप्रीम कोर्ट को किसी और स्टेट में ले सकते हैं, किसी हाई कोर्ट में फिलहाल के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन ये पावर किसके हाथ में है? ये क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। Who among the following has a right to establish the bench of the Supreme Court elsewhere in the country? तो अभी तक जितने भी हमें क्वेश्चंस पढ़े, हर क्वेश्चन का आंसर जो हमारे पिछले लेक्चर्स है याद रखना है। देखो, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है एक आंसर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ये 4 आंसर्स है। लेकिन आई होप आप जल्द इसका आंसर कीजिए, तो फिर मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है। तो ये पावर रहता है किसके पास? ये पावर रहता है चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसके पास? चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उसको अप्रूवल लेनी पड़ती है किसकी? वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैंने वो भी बताया किसकी अप्रूवल लेनी चाहिए। इन्हीं में से वो एक है जिसकी अप्रूवल लेनी चाहिए। लेकिन पहले किसके हाथ में पावर होता है? चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो क्या इसको ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और जगह भी, जब ऐसी कंडीशंस होगी। ऐसे यूजुअली नहीं करते, लेकिन रखा हमने प्रोविजन। क्यों? कभी कभार ऐसी हालत है हम दिल्ली नहीं जा सकते। कोविड-19 पूरा देश लॉकडाउन में चला गया, खुदा न खासा कभी दिल्ली खाली इंपैक्ट हो जाएंगी किसी भी चीज की, तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन रखा कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो लेकिन किसके हाथ में ये पावर है? ये पावर हाथ में चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर रहता है। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपने सही से आंसर किया। तो इसमें मैंने आपको एक ड्यूटी रखी है, विद द अप्रूवल। अप्रूवल किससे लेनी है वो डिस्कस, वो मुझे बता देना। वो मैंने आप लोगों को बोला है, लेक्चर्स में बोला है, तो इसीलिए यहां पर मुझे बताना किसकी अप्रूवल लेनी चाहिए। इसी में आंसर, इन्हीं तीनों में एक बंदा है वो जिसकी अप्रूवल उसको लेनी है। ओके, और एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। ये जो सारे क्वेश्चन अभी तक पढ़े, हर कोई आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में, इसकी इंफॉर्मेशन डिटेल मैंने बोली। तो यहां पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल है स्टेट जो बोलता है क्या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हम एस्टैब्लिश करेंगे क्या सुप्रीम, कौन सा आर्टिकल? आई होप ये आर्टिकल आपने नहीं पढ़ा है, सॉरी फॉर दैट। तो ये भी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। इसमें ये आर्टिकल कौन सा है जिससे हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो सिलेबस दिया है तो इसने थोड़ा सा हमें कंफ्यूज रखा है, किस एंगल से जाना है हमें। तो यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स का आंसर मैं बोलूंगा, हम किस आर्टिकल के थ्रू
एस्टैब्लिश कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन आई होप कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, उनको मालूम हो सकता है, लेकिन अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है आर्टिकल 124। यही से स्टार्ट होता है 147 तक। तो आर्टिकल 124 ही जो है, इसी थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124। कब हमने एस्टैब्लिश किया सुप्रीम कोर्ट को, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। देखो और एक क्वेश्चन है हमारे यहां पे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और एक्सपेक्टेड भी है। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली बी डिसाइडेड बाय, जब डिस्प्यूट होगा, क्या जब डिस्प्यूट्स होंगे किसके रिगार्डिंग, इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में, जब कोई डिस्प्यूट होगा तो उस टाइम कौन डिसाइड कर सकता है। इसके लिए हमें दोनों पढ़े हैं, एक तो पार्लियामेंट मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स का जब डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसको कौन सॉल्व करेगा, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इसको कौन सॉल्व करेगा। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है, और जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर वो किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। ये हमने दोनों डिस्कस किए हैं, हमने कोई पेंडिंग नहीं रखा यहां पे। चाहे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट होगा, वो भी हमने बोला उसको कौन सॉल्व कर सकता है। और इसके अलावा याद रखना है, जब डिस्प्यूट्स हो जाएंगे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, उस टाइम उसको कौन सॉल्व कर सकता है, ये भी मैंने उस टाइम आपको बताया। तो आई होप यहां पे मुझे आप अच्छे से राइट आंसर दे सकते हैं। तो माय डियर, द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ओनली बी डिसाइडेड बाय, तो आई होप आपने आंसर किया है क्या, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। जब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कोई डिस्प्यूट होगा तो वो कौन सॉल्व करता है, हाई कोर्ट। याद रखना, मैंने दोनों बताया, हाई कोर्ट असेंबली मेंबर्स और पार्लियामेंट मेंबर्स के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में जब कोई भी डिस्प्यूट रहेगा तो वो कौन सॉल्व कर सकता है, वो सॉल्व कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्वेश्चन भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, उन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से ये सारे क्वेश्चंस है। अब और एक क्वेश्चन है यहां पे, Which of the following is not included in the qualification for being judge in the Supreme Court? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस पे हमने इस टाइम हमने बहुत कुछ इस पे डिस्कस भी किया है। तो आई होप ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो माय डियर, क्वेश्चन क्या बोलता है, Which of the following is not, पहले नॉट याद रखना, ऐसे फायर से नहीं चलना, नॉट याद रखना है, नॉट इंक्लूडेड इन द क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग, आपको बोलना है क्या नहीं है जो जजों की क्वालिफिकेशन होती है सुप्रीम कोर्ट के जजों। याद रखना माय डियर स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहे हैं हम, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो क्वालिफिकेशन है, ऑलमोस्ट इनकी देखो ये जो क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस है, इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं है इन चारों में, ये आपको बता देना। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट आपको याद है, ही शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये मस्ट है, तो ये राइट आंसर है। ये क्या है इसका राइट आंसर, आपको बताते हैं, मैंने जल्दी की थोड़ी। दूसरा पॉइंट मैं बताऊंगा, यहां से आगे आप बता पहले, ही शुड बी ए रेस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ द पार्लियामेंट, क्या ये सही आंसर है। तीसरा, ही शी मस्ट बी जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 5 years, ये सही है या गलत है। ही शी शुड बी ए लॉयर इन द हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 years, आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए। देखो माय डियर, आई होप आप लोगों ने इनमें से आइडेंटिफाई किया है कौन सा वाला इसमें रॉन्ग है। आई होप आपको समझ में आ गया। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने पहले ही बताया, ही शी शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कंफर्म राइट आंसर है। दूसरा पॉइंट क्या है, ही शुड बी ए रेस्पेक्टेड ज्यूरिस्ट इन द आइज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया कभी, उनके आइज में होनी चाहिए, नहीं हमने कहा किसके आइज में होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के आइज में होनी चाहिए। याद रखना, नॉट इन द आइज ऑफ द पार्लियामेंट, इवन प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, याद रखना है उसका रोल कुछ अलग रहता है और इसका रोल कुछ अलग रहता है। तो अब ये रॉन्ग हो गया डिक्लेयर, तो आंसर निकला, लेकिन फिर भी एग्जाम में देख लेना, आगे भी पढ़ लेना, कोई इससे ज्यादा रॉन्ग आंसर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल, ही शी मस्ट बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years, ये हमने बहुत बार मैंने उस टाइम आपको रिपीट किया, 5 साल वो जज होना चाहे, और ही शुड बी ए लॉयर, लेकिन हमने उस टाइम एडवोकेट पढ़ा, बोथ आर सेम, ये कोई मसला नहीं है इनमें थोड़ी सी डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है किसी एग्जामिनर को, तो उसने लिखा है लॉयर, लॉयर हो या एडवोकेट हो, इवन की कभी कभार अगर उसमें लिखा है बैरिस्टर भी तो वो भी चलेगा, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। सर लॉयर लिखा है यहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो के नहीं, लॉयर मींस एडवोकेट, तो इसमें डिफरेंस थोड़ी बहुत है, लेकिन वो यहाँ पे वो डिफरेंस मेंशन नहीं है। ही शुड बी ए लॉयर इन द हाई कोर्ट फॉर एट लीस्ट 10 years, हाँ 10 years हमने पढ़ा है।
तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें गलत कौन है? दूसरा ऑप्शन गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, याद रखना माइडियर स्टूडेंट, नॉट। मुझे भी बहुत सारे कंप्यूटर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस की भी बार गलत हुई क्योंकि नॉट पे नजर नहीं पड़ती। लेकिन आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, तो हमेशा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा, जब नॉट वाला कोई क्वेश्चन आता है तो उस पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाते हैं। तो आई होप आज के बाद आपको भी क्वेश्चन ये गलत नहीं हो जाएगा। अब और एक क्वेश्चन देखो, और एक क्वेश्चन यहां पे क्या है, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर ए जज एंड एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन। ये सर एग्जीक्यूटिव क्या है, ये हमने पढ़ा नहीं, सॉरी। इसमें थोड़ा यहां पर आप इसको ही लिख सकते हैं एक्टिंग भी, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हेन, कब? द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज वैकेंट, ठीक, उस टाइम वैकेंट भी हमने पढ़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टेम्पररी एब्सेंट, ये भी पढ़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनएबल टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन। चौथा क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, क्यों? दो पता है, फॉर एग्जाम्पल आपको तीसरा पता ही नहीं, लेकिन नीचे क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी अगर लिखा होगा तो ठीक है, यहां पे क्या लिखा ऑल, तो तीसरा वाला कंफर्म है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनएबल टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटीज, कंफ्यूज मत होना, ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन हो या ड्यूटी, वो अपनी काम परफॉर्म नहीं कर सकता है एनी रीजन से, ही इज अनएबल। क्या मैंने उस टाइम भी अनएबल को क्या एनसर्कल किया, और तीनों पॉइंट मैंने दूसरी स्लाइड में लिखे, मुझे पूरा याद है। एक वैकेंट वर्ड लिखा मैंने, एब्सेंट वर्ड लिखा मैंने, और अनएबल वर्ड लिखा मैंने, अनएबल टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज, यहां पे लिखा क्या? ऑब्लिगेशन, लेकिन मैंने ड्यूटीज लिखा यहां पे। आई होप आपने ये क्वेश्चन अच्छे से आंसर किया है, तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी तक पढ़े, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से अंडरस्टैंड भी किए, और आपने खुद भी सॉल्व किए। तो अगर कोई आपको गलत भी होगा तो अब आपको समझ में आ गया नहीं इसका आंसर राइट क्या था। तो अब हम आगे और क्वेश्चंस कुछ पढ़, ओके, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट्स। तो जो यहाँ पे नीचे दिए गए चार ऑप्शंस है, इनमें से आपको देख लेना है इनमें से कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। ये जो नीचे मेंशन दिए गए जो ऑप्शंस है, क्या आपको क्या बोला है? ट्रू, ना कि फॉल्स। याद रखना किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में, ना कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये पॉइंट भी हमेशा ज़हन नशीन रखना है, किसके बारे में हमें बोलना है? हाई कोर्ट के बारे में। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, पहला पार्ट जो ए पार्ट है, इसको हम देख लेंगे क्या ये सही है या गलत है। इट हैज ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन, हाँ वो तो हमने पढ़ा, इसका है ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन है इसका, तो ये आंसर क्या बन गया? सही बन गया। देखो इसके बाद इट एंजॉय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, हाँ इसके पास जुडिशियल रिव्यू पावर है, दोनों कोर्ट्स के पास है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। लेकिन वाइडर हमारा जुडिशियल रिव्यू उतना नहीं है जितना किनके पास है? यूएस के पास। लाया कहां से? यूएस से लाया। लेकिन हमारे पास उतना वाइडर नहीं है जितना वाइडर किनके पास है? यूएस के पास जुडिशियल रिव्यू है। क्यों नहीं हमारे पास इतना वाइडर, और उनके पास क्यों इतना वाइडर है, ये हम आगे किसी लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो दूसरा पर इट एंजॉय द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट आंसर, ये भी सही आंसर है। तो आई होप आपने ये भी इसे पहले टिक किया है। तो सी पार्ट जो है इसका, इट एक्ट्स एज अ कोर्ट ऑफ लॉ, राइट आंसर, ये एक्ट करता है एज ए कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऑब्वियस जब दो आगे तो तीसरा तो ऑलरेडी है, क्यों? नीचे बोथ ए एंड बी नहीं है, तो नीचे ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव तब है जब एक से ज्यादा है, तो सब बन गए ऑल ऑफ द अबव। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। क्यों हमें क्या बोलना था? ट्रू बोलना था अबाउट द हाई कोर्ट्स के बारे में। ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिडिक्शन है इसके पास, सही आंसर। एंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट आंसर। एक्ट्स एज ए कोर्ट ऑफ लॉ, सही आंसर। तो इसका आंसर डी पार्ट है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपने भी यही आंसर को टिक किया है। अब और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार मैंने बोला भी आपको, और इजी क्वेश्चन भी है, कभी इजी भी आता है क्वेश्चन, लेकिन याद रखना कितने हैं एट प्रेजेंट। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, मैंने उस टाइम भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में बोला है। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट के बारे में मतलब चाहे जजेस है चाहे हाई कोर्ट्स है, इन चीजों को यहां पे कुछ पॉइंट्स है। अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ जजेस के बारे में बात करेंगे, नंबर ऑफ जजेस के बारे में बात करेंगे, या हाई कोर्ट्स कितने हैं प्रेजेंटली। थोड़ा माय डियर स्टूडेंट्स इन दो पॉइंट्स को हमेशा करंट के साथ रिलेट करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल चेंज आ गई, विद इन मंथ चेंज आ सकती है। आज हमने ये पढ़ा 25, कल हमारे गवर्नमेंट ने और एक हाई कोर्ट का एस्टैब्लिश किया है, तो कितने बने? 26। तो लेकिन हम प्रेजेंट की अगर बात करें अभी तक है, इस टाइम अगर 4 बज गए हैं, तो 4 बजे तक फॉर एग्जांपल एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, वो क्या है?
वो है 25 हाई कोर्ट्स, ना कि 21, ना कि 28, ना कि 29। तो 25 क्या है राइट आंसर। आपने भी इसी आंसर को टिक किया, बहुत बार पढ़ लिया है हमने पिछले लेक्चर्स में। देखो, हाई कोर्ट्स इशू रिट्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स। जो हाई कोर्ट्स है ये इशू करते हैं रिट्स को अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया यहां पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आप लोग को बोला है, तो ये आंसर आपको याद है। ये इसका आंसर क्या है, हाई कोर्ट इशू रिट्स अंडर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स। यहां मुझे एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट वाला आर्टिकल लेना है, लेकिन यहां पे मैंने लिया फिर से क्या हाई कोर्ट, सॉरी फॉर दिस। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स कोई मसला नहीं, फिर भी हम देखेंगे इसका आंसर ऑलरेडी आपको मालूम है 226, जो 226 इसी आर्टिकल के थ्रू क्या हाई कोर्ट इशू क्या करता है रिट्स। यहां पे पहले देख लेना हाई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट होता तो ये आर्टिकल नहीं होता। तो हाई कोर्ट ऊपर एग्जाम में भी वो मेन पॉइंट्स आप हमेशा अंडरलाइन करते रहना, क्योंकि उससे आपको क्वेश्चन गलत होने के कम चांसेस होंगे फिर। ओके और एक बात है आपसे मुझे करनी है, ये क्वेश्चन में आप देखिए सर के भी क्वेश्चन 2 आता है, कभी 8 आता है, कभी आता है, लेकिन एक्चुअली मैंने डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से इन क्वेश्चन को लिया है, इसीलिए इनका क्वेश्चन नंबर कुछ डिफरेंट है। ये प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस है। Salary and allowances of the judges of the High Court of the state are charged on which of the following funds? Oh shit. हाँ देखो, सैलरीज एंड अलाउंस, सैलरी और अलाउंस किनके, जजेस, किसके, किस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सॉरी, ऑफ द स्टेट आर चार्ज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फंड्स। कहां से वो चार्ज हो जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, कंटीजियस फंड ऑफ इंडिया, कंटीजियस फंड ऑफ द स्टेट। कभी इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कंटीजियस फंड्स क्या होते हैं। अगर किसी चीज की नॉलेज होनी चाहिए तो पक्की नॉलेज होनी चाहिए, तो इसीलिए यहां पे आपको फिलहाल के लिए हमें बोलना है हाई कोर्ट के जजेस जो उनकी सैलरी होती है और उनके अलाउंस होते हैं वो कहां से चार्ज हो जाते हैं, कहां से होते हैं वो, क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है, जल्दी आंसर मुझे चाहिए। तो आई होप आपने इसका आंसर टिक किया है। कौन सा आंसर अब मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं पहले ही बता दिया तो आपको क्वेश्चन पढ़ने और आंसर पढ़ने में दिक्कत हो जाए, तो आप खुद को टेस्ट नहीं कर सकते। तो लेकिन आज मैंने आपको थोड़ा मौका दिया खुद को टेस्ट करने की, तो पहले जब आप आंसर बोलते फिर मैं बोलता हूं क्या है इसका आंसर। तो सैलरी एनालिसिस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के जजेस, उनकी सैलरी कहां से होती है, वो हमेशा होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। लेकिन पेंशन कहां से, वो भी मैंने आपको बोला है उस टाइम। अब आपको याद है, हाँ पेंशन कहीं और से मिलता है, सैलरी कहां से मिलती है, अलाउंस कहां से मिलती है, वो मिलता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से। ठीक है, और एक क्वेश्चन है यहां पे, हाई कोर्ट जज कैन राइट हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग। शाबाश। अगर फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट का जज कभी रिजाइन चाहता है, जिसको हम कहते हैं वॉलंटरी रिजाइन देगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसको हम कहते हैं, रिजाइन देना चाहता है, हाई कोर्ट जज कैन राइट हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन, किसके ऊपर, किसको वो रिजाइनेशन लेटर दे सकता है, द प्रेसिडेंट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द गवर्नर ऑफ द स्टेट। किसके है ये, हाई कोर्ट का जज, सॉरी हाई कोर्ट का जज उसको रिजाइन देना है, तो वो लेटर किसके हाथ में देगा, प्रेसिडेंट के हाथ में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के हाथ में, और गवर्नर ऑफ द स्टेट के हाथ में, किसके हाथ में देंगे। लेकिन वो जब देगा तो किसको देगा, प्रेसिडेंट के हाथ में। तो इसका आंसर क्या है, प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट है, दोनों किसके हाथ में अपने रेजिग्नेशन लेटर थमा देते हैं, प्रेसिडेंट के हाथ में। याद रखना है, अगर प्रेसिडेंट को कभी कभार रेजिग्नेशन लेटर देनी है तो किसके हाथ में देगा वो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना, ठीक है। ओके, अगर प्रेसिडेंट के भी रेजिग्नेशन लेटर देगा तो किसके हाथ में देगा वो, ठीक है। और एक हम डिस्कस करेंगे यहां पे, Which of the following state union territories have a common high court? ये मैंने जरूरी लाया इस क्वेश्चन में, क्यों, एक स्लिप ऑफ टंग हो गई मुझे पहले लेक्चर में, वहां पे मैंने आप लोग को बोला उस टाइम, जो मैंने बोला वो मैं अब बताऊंगा आपको क्या बोला। तो और फिर मैंने नोट में लिखा, कमेंट के नीचे कमेंट मैंने किया, वहां पे मैंने लिखा नोट, एक्चुअली ये मुझे स्लिप ऑफ टंग हो गई, एक्चुअली ये और इनका कॉमन हाई कोर्ट है और इसका हाई कोर्ट नहीं, इसका अपना हाई कोर्ट है, वो मैंने फिर कमेंट सेक्शन में बता दिया। लेकिन जब भी कोई देखता है तो याद है दैट वाज स्लिप ऑफ टंग,
क्योंकि ह्यूमन बीइंग एरर है, कभी फरिश्ता नहीं है, गलती हो सकती है, लेकिन वो गलती भाई मिस्टेक होती है। बाकी हम फिर भी वॉच करते हैं पूरा डिटेल्ड, क्योंकि ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए। कभी कभार ऐसे टाइपिंग में एरर होता है। देखो, विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। जो यहाँ पे स्टेट्स है और यूटीज है, इनमें से कॉमन किसको हाई कोर्ट है? यूपी एंड बिहार नहीं, यूपी को अपना हाई कोर्ट, बिहार को अपना। इसका आंसर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, ये राइट वाला आंसर है। आप, आई होप ये आपने किया, ये मैंने कमेंट सेक्शन में भी बोला, पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उस टाइम गलती हुई, मैंने यहां पे लिखा हिमाचल प्रदेश, लेकिन हिमाचल प्रदेश को अपना हाई कोर्ट है। तो अब आपको आज फिर से क्लियर हो गया, दैट वाज स्लिप ऑफ टंग, ना कि मैंने यही क्वेश्चन लाया, इसीलिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को एक ही हाई कोर्ट है। माय डियर, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है और ये यूटी है। तो लेकिन इन तीनों को क्या एक ही हाई कोर्ट, और उसका बेंच कहां पे है, वो कहां पे एस्टैब्लिश है? दैट वाज एस्टैब्लिश इन चंडीगढ़। बाकी पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर ये गलत आंसर है। आसाम और बंगाल, इसका अगर आपको मालूम नहीं है तो, लेकिन ये मैंने आपको लेक्चर में बोला है, किस स्टेट और किस यूटी को, यहां पे लिखा है फॉलोइंग स्टेट एंड यूटीज हैव कॉमन हाई कोर्ट, जिनका कॉमन हाई कोर्ट है। तो वो आज आपको और भी है इसके अलावा, याद रखना है, खाली इतना ही नहीं, और भी इसके अलावा है, क्योंकि मैंने आपको बोला है 28 स्टेट्स है और 8 यूटीज है, तो खाली हमारे ये 36 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, खाली हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स है। तो इसका मतलब है इसके अलावा भी और कुछ स्टेट्स है जो 1 2 3 भी हो सकते हैं, जिनके साथ यूटीज भी ऐड है। खासकर अगर मैं यूटी के पास दिल्ली यूटी, खाली वो यूटी है जिसके पास अपना हाई कोर्ट है, बाकी वो बाकी स्टेट के साथ मर्ज है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे चंडीगढ़ किसके साथ मर्ज है? पंजाब और हरियाणा के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर ये है, इनका कॉमन हाई कोर्ट है, इसका भी और इसका भी एक ही हाई कोर्ट है। ओके, वो कंफ्यूजन भी क्लियर और ये आंसर भी क्लियर, और ये आंसर आपने सही से किया है। अब और एक यहां पे, सॉरी ये बात थोड़ा सा ज्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन मैं पढ़ूंगा जोर से, आप याद रखना। ये वाली लाइन दूसरी कुछ है, इस पे फोकस मत करना, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे, देयर आर 28 स्टेट्स बट ओनली, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो गया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा, और एक देयर आर 28 स्टेट, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ पे खाली 28 स्टेट्स है, बट ओनली 21 हाई कोर्ट्स, 25 हाई कोर्ट्स, 26 हाई कोर्ट्स, 27 हाई कोर्ट्स। कितने हाई कोर्ट्स है, ये आपको आंसर देना है। देयर आर ओनली 20, जो अभी मैं बोल रहा था आपको, तो ठीक है, देयर आर ओनली 28 स्टेट्स, और बट ओनली, आंसर क्या है? आंसर है बी पार्ट, जो है 25 हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो ये आंसर भी आपने अच्छे से किया है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है, और ये टॉपिक्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिए। और एक क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ रिट्स कैन बी पेड फॉर एंड इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कितने रिट्स इशू करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट? मैंने उस टाइम बोला भी नाम, कौन 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 है, हैबस कॉर्पस, मैंडामास, प्रोहिबिशन, सर्टोरियो और क्वाय वारंट। तो कितने हो गए आप? तो आई होप यहाँ पे वो एक आंसर है, कितने रिट्स है जो इशू करता है सुप्रीम कोर्ट और जो इशू करता है हाई कोर्ट। तो ये भी मालूम है, सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स करता है ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, लेकिन हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स नॉट ओनली एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बट एनी ऑर्डिनरी अदर ऑर्डिनरी राइट्स के लिए भी है। तो इसीलिए मैंने उस टाइम बोला है, हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो है काफी वाइडर एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट के रिट जुरिस्डिक्शन के हिसाब से। तो यहां पे आई होप कितने रिट्स है? 5 रिट्स। तो 5 रिट्स यहां पे वो इशू करते हैं, हैबस कॉर्पस, मैंडामास, प्रोहिबिशन, सर्टोरियो और क्वाय वारंट। ये 5 रिट्स है। और एक क्वेश्चन यहां पे क्या है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैं जोर से पढ़ूंगा, थोड़ा सा यहां पे ये विजिबल ज्यादा नहीं है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया to decide the disputes between the center and states falls under it। सुप्रीम कोर्ट की jurisdiction है, एडवाइजरी jurisdiction है, appellate jurisdiction है, ओरिजिनल jurisdiction है और कॉन्स्टिट्यूशनल jurisdiction। ये चारों के चार jurisdiction किसके है? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, हमने पढ़े भी। लेकिन अब यहां पे क्वेश्चन हमें आया, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो डिसाइड करता है डिस्प्यूट्स किसके रिलेटेड? सेंटर और स्टेट्स के रिलेटेड। फॉल्स अंडर इट्स, वो किस जुरिस्डिक्शन में होता है? मैंने उस टाइम आपको बोला, जब स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट होगा, जब सेंटर और स्टेट के दरमियान डिस्प्यूट होगा, जब सेंटर विद स्टेट और फिर किसी और स्टेट के साथ डिस्प्यूट होगा, तो वो किस जुरिस्डिक्शन में फॉल होता है? और वो उनका एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है। तो जब सेंटर और स्टेट के दरमियान डिस्प्यूट होगा, तो वो कौन सॉल्व करेगा? वो कभी हाई कोर्ट नहीं सॉल्व करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। लेकिन किस जुरिस्डिक्शन में आएगा? जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है पार्ट सी, दैट इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है,
वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, एपिलेट जुरिडिक्शन में नहीं आएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन में नहीं आएगा। तो वो अगर आएगा तो किस में? ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। वो हमने पढ़ा भी है। ओके, देखो वो क्वेश्चन आप यहां पे आया, पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर चार्ज्ड ऑन द फॉलोइंग। अभी हमने डिस्कस किया है सैलरी और अलाउंस के बारे में। यहां पे क्या आया क्वेश्चन? पेंशन किनके? हाई कोर्ट, याद रहे, नॉट सुप्रीम कोर्ट। जो पेंशन ऑफ हाई कोर्ट, सैलरी कहां से ली उसने? सैलरी कहां से लेते हैं जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है ना, वो सैलरी और अलाउंस कहां से लेते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, अपने स्टेट से वो सैलरी लेते हैं। पेंशन कहां से लेते हैं? हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया है और लेक्चर में आप लोगों ने सुना भी है, नोट भी किया होगा। तो हम वो लेते हैं क्या? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। जल्दी आंसर कीजिए, इंडिया। तो ए पार्ट है इसका आंसर। तो यहां पे आपको याद रखना है, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से मालूम है, अच्छे से पढ़ लिया है, जिन बच्चों ने अच्छे से लेक्चर सुन लिया है, तो इसीलिए मैं डिटेल बोलता हूं, क्योंकि कोई क्वेश्चन कल हमें स्किप ना हो जाए एग्जाम में, क्योंकि एक मिस्टेक की वजह से। थोड़ा सा पेशेंस रखना है आप लोगों को। देखो, हाई कोर्ट के जज जो होती है, सैलरी स्टेट से और पेंशन सेंटर से, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पे क्या, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ना कि स्टेट। पेंशन वही से लेंगे वो, लेकिन सैलरी स्टेट, अलाउंस स्टेट से, पेंशन सेंटर से, मींस इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो क्या, सैलरी, ये सॉरी पेंशन लेंगे। पेंशन जो उनका होता है, कितना पेंशन होता है उनका, जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो वो लास्ट सैलरी ड्रा करते हैं उसका 50%। जजेस ऑफ हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, जो वो लास्ट सैलरी लेते हैं उसका 50% उनका पेंशन रहता है। तो वो पेंशन फिर स्टेट हाई कोर्ट के जजेस कहां से लेते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ना कि स्टेट से। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये थोड़ा सा यहां पे ज्यादा विजिबल नहीं होता है, लेकिन मैं फिर से जोर से पढ़ूंगा, आपको याद रखना है। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन बी अल्टर्ड बाय, क्या? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स कैन बी अल्टर्ड, ये हमने पढ़ा। इसको अल्टर्ड मींस चेंज। एक तो याद रखना है कर्टाइल्ड, ये दो वर्ड्स है, एक है कर्टाइल, दूसरा है चेंज बोलो या अल्टर बोलो, ठीक है। ये दो अलग अलग वर्ड है। ये किसके पास पावर रहता है और ये किसके पास पावर रहता है, लेकिन यहां पे हमें क्या, अल्टर चेंज के बारे में बात करती है, ना कि कर्टाइल। तो कोई क्वेश्चन नहीं करेगा फिर बाद में, सर ये कर्टाइल वो है, तो मैंने यहां पे क्लियर किया है, कर्टाइल कुछ डिफरेंट है और चेंज और अल्टर कुछ डिफरेंट है। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी अल्टर्ड बाय, जो ज्यूरिसडिक्शन है हाई कोर्ट का, वो कौन चेंज करता है? शाबाश, पार्लियामेंट ऑनली, स्टेट लेजिस्लेचर ऑनली, बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर। कौन करता है? जल्दी आंसर दीजिए। पार्लियामेंट देता है, स्टेट लेजिस्लेचर, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर वो अल्टर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे लिखा है अल्टर, अल्टर मींस चेंज, जो हमने उस टाइम पढ़ा है चेंज, लेकिन नॉट कर्टाइल्ड। कर्टाइल्ड कुछ अलग होता है, चेंज कुछ अलग होती है। चेंज कर सकते हैं बोथ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों अल्टर करते हैं, चेंज करते हैं, क्या? ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ओके, और एक क्वेश्चन, पहले टॉपिक में पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा उस टाइम, मैंने यहां पे इसीलिए उसका ये क्वेश्चन लाया। Where did India get this concept of single order of court? सिंगल, जिसको मैंने उस टाइम कहा ना इंटीग्रेटेड, कहां से लाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, पिट्स एक्ट 7073, पिट्स एक्ट नहीं हुआ 7073 में, यहां पे हुआ क्या? ये आंसर ही गलत, यहां पे हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। पिट्स एक्ट हुआ 1784 में, इसका आंसर ही गलत है एक्चुअली। कहां से लाया हमने सिंगल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी को कहां से बाहर किया? शाबाश। Why did India get this concept of single order of the court? ये हमने पढ़ लिया भी, डिस्कस भी किया है। शाबाश, ये मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना, ठीक है। एक क्वेश्चन में आप पे छोड़ दूंगा, क्योंकि
सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूं, एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व कीजिए, लेकिन अच्छे से आंसर करना, ठीक है। देखो और एक, व्हाट इज द रिटायरिंग एज ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाँ ये क्वेश्चन सही है, रिटायरमेंट एज क्या होती है जज ऑफ किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। माय डियर स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट की, याद रखना, क्या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजों की रिटायरमेंट एज क्या है, 60, 62, 65, 68। क्या आंसर है, शाबाश, यहां पे है 60, यहां पे है 62, यहां पे है 60, यहां पे 62, यहां पे 65, यहां पे 68। तो कौन सा राइट आंसर है इसका, तो इसका राइट आंसर आपको मालूम, सुप्रीम कोर्ट जजेस कब रिटायर होते हैं, 65 की एज में, तो 65, 65 राइट आंसर है इसका। और एक क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस डिड वी हैव बोरो द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने किस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से, हमने किस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है, किस कंसेप्ट को, जुडिशियल रिव्यू को हमने कहां से बारो किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से, किस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया है, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, स्विट्जरलैंड। शाबाश, ये मैंने बोला जुडिशियल रिव्यू हमने कहां से बारो किया, किस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस। शाबाश, बी पार्ट इसका राइट आंसर, इंडिपेंडेंट जुडिशियल भी वही से और जुडिशियल रिव्यू भी वही से। ये जो, सॉरी वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बोला, ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल, सिंगल ऑर्डर जुडिशियल, हमने कहां से बारो किया, ये आपको याद है, ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। इजी क्वेश्चन है लेकिन बता देने आप भी एक, विच डिस्क्राइब द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू जो पावर है ये कौन डिस्क्राइब करता है, ये क्या क्या डिस्क्राइब करता है, द स्टेट रिफ्यूज टू एनफोर्स एन अनफेयर लॉ, अ कोर्ट डिक्लेयर्स अ लॉ। जब कोर्ट के पास क्या रहता है, जुडिशियल रिव्यू का पावर, इससे वो क्या कहते हैं, विच डिस्क्राइब्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द स्टेट रिफ्यूज टू एनफोर्स एन अनफेयर लॉ, a court declare a law to be unconstitutional, the president declares not a law is unjust, government changes the unfair law। तो इसका राइट आंसर जल्दी बोले, जुडिशियल रिव्यू में जुडिशरी क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, हाई कोर्ट क्या बोलता है, वो बोलता है a court declares, चाहे हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट, वो क्या डिक्लेयर करता है, a law to be unconstitutional। वो कब बोलता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जुडिशियल रिव्यू में बोलते हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब वो किसी लॉ का रिव्यू करते हैं बाद में क्या बोलते हैं वो, इस लॉ से कोई लॉ, हमारा फंडामेंटल राइट वगैरह कोई लॉ वायलेट हो गया या ये लॉ सही नहीं है, तो वो डिक्लेयर कर सकते हैं a law to be अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये किसके बाद बोलते हैं, रिव्यू के बाद। तो इट मींस जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट्स क्या डिक्लेयर करते हैं फिर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और भी कुछ मैंने वर्ड्स बोले, नल भी बोल सकते हैं, वाइड भी बोल सकते हैं, ये कुछ बोल सकते हैं, अल्ट्रा वायरस भी बोल सकते हैं, तो ये कुछ बोल सकते हैं। A court declares a law to be unconstitutional, null and void। तो यहाँ पे इसने एक ही बोल लिखा, तो कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है that law is unconstitutional, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है, लेकिन कब, जब उसके पास क्या रहता है, जुडिशियल रिव्यू का पावर, जो वो किसी लॉ का रिव्यू कर लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है which describes the power of judicial review। ओके ओके, ये सारे क्वेश्चंस अभी तक जो मैंने डिस्कस किए हैं सारे कंप्लीट हो गए। आई होप ये काफी अच्छा सेशन रह गया आपके लिए, क्योंकि जितने भी हमने क्वेश्चंस इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं वो ऑलमोस्ट 98% क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ लिए। मैंने दो तीन बार ये आंसर्स बोले हैं उन टॉपिक्स में, लेकिन आज उन्हीं लेसन पे जो हमने डिस्कस किए हैं, उन्हीं सेशन पे जो हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, तो वही लेक्चर्स के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर क्वेश्चन चूज किए हैं जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गए। तो आई होप इनमें से आगे भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए। तो आई होप आज आपका ये जुडिशरी जो कंसेप्ट है, जुडिशरी जो टॉपिक है, ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया। लेकिन शायद आपका एक और टॉपिक पेंडिंग है, वो भी शायद अपलोड नहीं हुआ, दैट इज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। वो भी वेरी सोन अपलोड हो जाएगा अपनी हमारी साइट पे। और दूसरी बात याद रखना है, ये जो आर्टिकल्स आई होप आपने लिखे भी है, नोट डाउन भी किए, कितने आर्टिकल्स आपने सही किए और कितना आपको अंडरस्टैंड हो गया, मुझे सारा कुछ कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आई होप मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।